अप्रैल 2026 अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक डेडलाइन दी थी और इस डेडलाइन को अब खत्म होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे। शाम के 5:36 पर ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं, अगर ईरान ने डेडलाइन खत्म होने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो आज रात पूरी ईरानियन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी जो फिर कभी वापस नहीं आएगी। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी एक पूरे देश को, एक पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करने की धमकी दे रहा था। हर कोई ये पढ़कर दंग रह गया। पूरी दुनिया के लीडर्स ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ट्रंप ईरान के खिलाफ आखिर क्या करने जा रहे हैं। क्या ये इशारा एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ था? बहुत से लोगों को उस रात सच में लगा था कि अमेरिका ईरान के ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देगा। सीज फायर होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी, लेकिन तभी ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से सिर्फ 90 मिनट पहले अचानक से ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हो जाता है। हालांकि इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच हुई पीस टॉक्स फेल हो गई और ट्रंप ने ईरानियन पोर्ट्स का नेवल ब्लॉकेड शुरू कर दिया। लेकिन 17 अप्रैल को एक और ट्विस्ट देखने को मिला। अचानक से ईरान कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सभी कमर्शियल वेसल्स के लिए खोल दिया गया है और अगले ही दिन ईरान यू टर्न ले लेता है और कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब बंद है। इसके थ्रू पास कर रही कार्गो शिप्स पर फायरिंग भी करी जाती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस अजीबोगरीब वॉर में आखिर चल क्या रहा है। नमस्कार दोस्तों, दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। आज न्यूक्लियर वॉर की धमकी, कल सीज फायर और परसों ब्लॉकेड। जो वॉर पर आए तो 28 फरवरी से लेकर अब तक 50 दिन से ज्यादा लंबी इस चली वॉर में 4000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ईरान में 2000 से ज्यादा, लेबनान में 2100 से ज्यादा, इजराइल में 26 और 13 अमेरिकन सोल्जर्स भी मारे जा चुके हैं। ये नंबर मेरे लिए बोलते वक्त और आपके लिए सुनते वक्त सिर्फ एक डेटा पॉइंट लगता है, लेकिन असलियत में सोचकर देखो दोस्तों, 7000 से ज्यादा परिवारों की जिंदगियां हमेशा के लिए तबाह हो गई। लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं और सवाल ये कि किसके लिए, क्या मिला इस सबसे? इस वॉर का सबसे खतरनाक एस्केलेशन तब हुआ जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया। 21 मार्च को ईरान की नतांस न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया गया, लेकिन सबसे खतरनाक था बुशहेर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला। ये ईरान का एकमात्र फंक्शनिंग न्यूक्लियर प्लांट है जहां कई टन न्यूक्लियर मटेरियल है। वॉर शुरू होने के बाद से इसके आसपास 4 बॉम्ब गिराए जा चुके हैं। ये चीज कितनी खतरनाक थी शायद ज्यादातर लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं है। अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पर थोड़ी सी भी चोट पहुंचती, यहाँ का रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होने लगता, यहाँ पानी कंटेमिनेट हो जाता। पूरे गल्फ रीजन के लिए ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होता है। ऐसी बीमारियां देखने को मिलती जैसी चेरनोबिल के समय देखी गई थी। जनरेशंस तक रिकवर नहीं कर पाती। कतर के प्राइम मिनिस्टर ने 2025 में भी इसके बारे में वार्न किया था कि अगर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान पहुंचता तो गल्फ कंट्रीज में कुछ नहीं बचेगा, ना पानी, ना मछलियां, ना कोई जिंदगी। If that were blown up and nuclear material wound up in the water, since it's right on the water, what would happen to the water? This would be basically entirely contaminated. No water, no fish, nothing like. इस पूरे न्यूक्लियर ड्रामा के बीच जो एक्चुअल टर्निंग पॉइंट था वो 3 अप्रैल को देखने को मिला और इसने ट्रंप के हर एक दावे को झूठा साबित कर दिया। ट्रंप लगातार दावा कर रहे थे कि अमेरिका को ईरान के आसमान में टोटल एयर डोमिनेंस है। We won. Okay. They are militarily defeated. कि ईरान हार चुका है, कि वॉर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। लेकिन 3 अप्रैल को ईरान ने अमेरिका का एक F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट गिरा दिया। इस प्लेन में 2 लोग बैठे थे, एक पायलट और एक वेपन सिस्टम्स ऑफिसर। दोनों ईरान की जमीन पर जा गिरे। हालांकि पायलट को तो कुछ घंटों में रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दूसरा बंदा जो इस प्लेन में बैठा था उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। अब इस पॉइंट पर ईरान और अमेरिका के बीच एक रेस शुरू हुई। इस बचे हुए आदमी तक पहले कौन पहुंचेगा। अगर ईरान पहले पहुंच जाता तो एक अमेरिका का कर्नल ईरान के हाथों में होता, जो ट्रंप के लिए इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट होती कि पूरे वॉर का रूल ही बदल जाता। ये एयरमैन जो नीचे गिरा था, ये 24 घंटों से ज्यादा तक एनिमी लाइंस के अंदर अकेला छिपा रहा। इजेक्शन में आई चोटों के बावजूद ये 7000 फीट की ऊंचाई तक चढ़कर गया, हाइक करा और वहां जाकर एक पहाड़ की दरार में छिप गया। इमरजेंसी के सिचुएशंस में यही प्रोटोकॉल है कि अपने आसपास के एरिया में जो भी सबसे ऊपर वाली जमीन दिखे वहां पर जाकर छुप जाओ। यहां इसने सिर्फ 3 शब्द का एक रेडियो मैसेज भेजा, गॉड इज गुड। अमेरिकन ऑफिशियल्स को पहले लगा कि ये मैसेज फेक है जिसे ईरान ने भेजा है ताकि रेस्क्यू के लिए अमेरिकन फोर्सेस को बुलाकर उन्हें एम्बुश किया जा सके, लेकिन एनालिसिस के बाद उन्हें पता चला कि ये तो सच्चा मैसेज था। यहाँ पर फिर एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है जो अपने आप में ऐतिहासिक था। सबसे पहले CIA ने एक डिसेप्शन कैंपेन शुरू करी। ईरान के अंदर ये गलत जानकारी फैलाई कि उस फाइटर जेट के दोनों लोगों को पहले ही रेस्क्यू कर लिया जा चुका है ताकि ईरानियन फोर्सेस उस एयरमैन को ढूंढना बंद कर दे। इसके बाद CIA ने उस एयरमैन की एग्जैक्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई किया और मिलिट्री के साथ शेयर किया, जिसके बाद डेल्टा फोर्स और नेवी सील टीम 6 के सैकड़ों जवान ईरान में दाखिल हुए। यूएस प्लेन्स उस एरिया में स्ट्राइक्स करते हैं ताकि ईरानियन फोर्सेस पहले ना पहुंचे और अंत में एयरमैन को रेस्क्यू कर लिया जाता है।
5 अप्रैल को ट्रंप पोस्ट करते हैं, वी गॉट हिम। उन्होंने कहा कि एनिमी लाइंस के अंदर बिना किसी नुकसान के ये रेस्क्यू दिखाता है कि ईरान के आसमान में अमेरिका की टोटल एयर डोमिनेंस है। लेकिन सच्चाई यही थी कि सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद भी ईरान ने अमेरिका का एक फाइटर जेट गिरा दिया था। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स पर भी फायरिंग की थी, जिसमें एक वॉर प्लेन A-10 वॉर्थॉग क्रैश हो गया था और 2 ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर हिट हुए थे। इसके अलावा 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी डैमेज हुए और मिलिट्री ने उन्हें ईरान की जमीन पर ही डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो ईरानियन हाथों में ना पड़े। इस बीच तक ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की 4 बार डेडलाइन दे दी थी। पहले 21 मार्च, फिर 23 मार्च, फिर 28 मार्च और फिर 6 अप्रैल। ईरान ने चारों को इग्नोर कर दिया। 7 अप्रैल तक जब कुछ भी काम ना आया तो ट्रंप ने सीधा गालियां देनी शुरू कर दी। मजाक नहीं कर रहा, इस पोस्ट को देखो, देखकर लगता है कि किसी 16 साल के बच्चे ने लिखी हो। ओपन द स्ट्रेट यू क्रेजी बास्टर्ड्स और यूल बी लिविंग इन हेल। ट्रंप ने कहा कि डेडलाइन खत्म होने के बाद पावर प्लांट्स, ब्रिज, हर चीज को टारगेट किया जाएगा। Every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. लेकिन ईरान ने फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला। ये वही दिन था दोस्तों जिस रात ट्रंप ने वो पोस्ट किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। Today a whole civilization will end, one that will never come back. I don't want this to happen, but perhaps this is how it will be. ट्रंप ने ये तक कहा कि ये वॉर क्राइम नहीं होगा क्योंकि ईरानियंस एनिमल्स हैं। They're animals, and we have to stop them, and we can't let them have a nuclear weapon. पूरे देश के लोगों को ही डिह्यूमनाइज कर दिया, जानवर कह दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना था कि ये जेनोसाइड की धमकी के बराबर है। लीगल एक्सपर्ट्स ने कहा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर टारगेट करना इंटरनेशनल लॉ के तहत वॉर क्राइम है। UN Secretary General Antonio Guterres warns the US that attacking civilian infrastructure is banned under international law. ट्रंप की डेडलाइन में कुछ ही घंटे बचे थे। मिडिल ईस्ट में कई देशों की एम्बेसीज ने अपने सिटीजन्स को सेफ हार्बर लेने के लिए वार्निंग इशू कर दी थी। पूरी दुनिया एक ऐसे वॉर के कगार पर थी जो आज तक कभी नहीं देखी गई थी। डेडलाइन खत्म होने से पहले ही यूएस ने खार्ग आइलैंड, जहां से ईरान का 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है, वहां स्ट्राइक्स कर दी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। डेडलाइन खत्म होने के सिर्फ 90 मिनट्स पहले ईरान और अमेरिका ने 2 हफ्ते का सीज फायर एग्रीमेंट अनाउंस कर दिया। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि यह सीज फायर पाकिस्तान ने कराया था। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक डायरेक्ट चैनल खुल गया था, जिसकी मदद से पाकिस्तान ने सीज फायर करवाया। इस सीज फायर एग्रीमेंट में लिखा गया था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेगा, जिसके बदले अमेरिका 2 हफ्ते तक ईरान पर कोई मिलिट्री स्ट्राइक नहीं करेगा और एक परमानेंट सीज फायर के लिए 10 अप्रैल को पाकिस्तान में बातचीत होगी। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के लिए एम्बैरेसिंगली हुआ यह कि सीज फायर अनाउंस होने के कुछ ही घंटे के अंदर 8 अप्रैल को इजराइल ने लेबनान में 100 से ज्यादा स्ट्राइक्स कर ली। 300 से ज्यादा लोग मारे गए। ये इजराइल की लेबनान पर अब तक की सबसे डेडली बॉम्बिंग थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि यूएस और ईरान के बीच जो सीजफायर हुआ है उसमें लेबनान शामिल नहीं है, तो मैं यहां बॉम्ब गिरा सकता हूं। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने भी कहा कि अमेरिका ने तो कभी सीजफायर में लेबनान को शामिल करने का वादा किया ही नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो पोस्ट किया था सीजफायर को लेकर, जो स्टेटमेंट जारी करी थी, उसमें साफ लिखा हुआ था कि इस सीजफायर में लेबनान और बाकी सभी देश भी शामिल होंगे। इसी कारण से इसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आरगची ने शरीफ को कोट करते हुए कहा कि अमेरिका को फैसला करना होगा, या तो सीजफायर करो या इजराइल के जरिए वॉर जारी रखो, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। सीजफायर पर यह कंफ्यूजन जारी रहता है। 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में यूएस ईरान पीस टॉक शुरू होती है। दोनों साइड्स के बीच 21 घंटे तक बातचीत चली, जिसमें ईरान ने 10 पॉइंट पीस प्रपोजल रखा। इसमें ईरान की डिमांड्स थी कि उस पर लगी सारी सैंक्शंस हटा दी जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल रिकॉग्नाइज किया जाए और यूएस फोर्सेस मिडिल ईस्ट से विड्रॉ कर लें, और सबसे इंपॉर्टेंट, ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट के राइट को एक्सेप्ट किया जाए। ट्रंप के मुताबिक ज्यादातर पॉइंट्स पर सहमति बन गई थी, लेकिन वो पॉइंट जो सबसे ज्यादा मैटर करता था, न्यूक्लियर पावर को लेकर, उस पर सहमति नहीं बनी थी। 12 अप्रैल की सुबह यूएस डेलीगेशन को हेड कर रहे जेडी वैंस अनाउंस करते हैं एग्रीमेंट नहीं हो पाया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका चाहता था कि ईरान 20 साल तक अपनी सारी न्यूक्लियर एक्टिविटी को सस्पेंड कर दे, लेकिन ईरान सिर्फ 5 साल तक न्यूक्लियर एक्टिविटी सस्पेंड करने को तैयार था। पीस टॉक्स फेल होने के तुरंत बाद ट्रंप ने अनाउंस किया कि यूएस नेवी अब ईरानियन पोर्ट्स का कंप्लीट ब्लॉकेड शुरू करेगी। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर 2-2 ब्लॉकेड्स लग गए थे। ईरान हॉर्मुज को बंद करने के बाद भी चाइना जैसे अपनी फ्रेंडली कंट्रीज का ऑयल यहाँ से पास होने दे रहा था, लेकिन अब इस अमेरिकन ब्लॉकेड के जरिए अमेरिका चाहता था कि चाइनीज शिप्स भी पास ना कर पाए। इसे लेकर चाइना ने भी अमेरिका को वार्निंग दी कि वो ईरान और उसके रिश्तों में दखल ना दे। ईरानियन पोर्ट्स का ब्लॉकेड शुरू होने के बाद अमेरिका ने लगभग 13 शिप्स को रोका या रीडायरेक्ट किया, लेकिन 17 अप्रैल को अचानक से ईरान अनाउंस करता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब कंप्लीटली ओपन है। एटलीस्ट जब तक के लिए सीजफायर चल रहा है तब तक के लिए ये स्टेट खुल चुका है। इसके बाद ऑयल प्राइसेस में तुरंत 10% की गिरावट आई। हालांकि अगले ही दिन ईरान ने यू टर्न ले लिया और कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, और ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने जो ब्लॉकेड लगाया है
है वो तब तक नहीं खुलेगा जब तक डील नहीं हो जाती। इस पूरी वॉर में दोस्तों जो कुछ अभी तक हुआ है उस सब में इंडिया का भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। जब पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी पीस नेगोशिएशन करवा रहा था, वो काम जो आइडियली इंडिया जैसे देशों को करना चाहिए, तब फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को इस मीडिएशन के लिए दलाल कहा। जयशंकर ने कहा कि इंडिया इसलिए मीडिएशन नहीं कर रहा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है। लेकिन मीडिएशन तो छोड़ो दोस्तों, इस सरकार से अपने देश के इंटरेस्ट तक सिक्योर नहीं किए जा रहे। 18 अप्रैल को 2 इंडियन फ्लैग मर्चेंट वेसल्स, जिनमें से एक सुपर टैंकर भी था, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। इस सुपर टैंकर में 2 मिलियन बैरल्स इराकी ऑयल था और अचानक से IRGC गन बोट्स ने इन पर फायर करना शुरू कर दिया। इसका ऑडियो भी सामने आया है जिसे आप सुन सकते हैं। इन दोनों वेसल्स को यू टर्न लेकर वापस जाना पड़ा। सैटरडे को टोटल 8 इंडियन फ्लैग वेसल्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अप्रोच किया, लेकिन बढ़ी हुई टेंशन की वजह से उनको वापस लौटना पड़ा। इसके बाद इंडिया ने ईरानियन एम्बेसडर को समन किया और इस पर कंसर्न जाहिर किया। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया ऐसी स्थिति में आया कैसे। कुछ महीने पहले तक ईरान इंडिया का दोस्त था और दोनों मिलकर साथ में चाबहार पोर्ट बना रहे थे, लेकिन आज ईरान इंडियन शिप्स पर फायर कर रहा है। इसके अलावा इंडियन सरकार को बार बार अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ रही है कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता। बार बार अमेरिका से वेवर मांगना पड़ रहा है। बहुत प्रेशर करने के बाद अमेरिका ने इंडिया को परमिशन दे दी है रशियन ऑयल खरीदने की, लेकिन सिर्फ 16 मई तक। सवाल यह है कि बार बार अमेरिका से परमिशन क्यों मांगनी पड़ रही है। शायद पाकिस्तान को दलाल बोलकर जयशंकर जी रेड लेजर वाली रील बना सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो इंडिया को ऑयल सिक्योरिटी दिला सकते हैं। हम जिस देश से तेल खरीदना चाहें अपनी मर्जी से खरीद पाए, हर बार अमेरिका के सामने जाकर भीख ना मांगनी पड़े। इस सब के बीच में दोस्तों अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि इजराइल और लेबनान के बीच में भी अब 10 दिन का सीज फायर डिक्लेयर हो गया है। इसे अमेरिका ने मीडिएट किया और ट्रंप ने पोस्ट करके बताया कि नेतन्याहू ने फोन कॉल पर सीज फायर के लिए एग्री कर लिया है। 10 दिनों के बाद परमानेंट पीस के लिए नेगोशिएशंस होंगी। हालांकि इजराइल ने कहा है कि उसके ट्रूप्स अभी भी सदर्न लेबनान में रहेंगे। अब लेटेस्ट अपडेट यह है कि 22 अप्रैल को जो 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में, यह खत्म हो रहा है। और सवाल यह है कि क्या इससे पहले इन दोनों देशों के बीच में डील हो पाएगी। अगर डील नहीं होती तो वॉर फिर से शुरू होने का खतरा है। लेकिन एक दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर डील होती भी है तो क्या इजराइल इससे मानेगा। इस पूरी वॉर के बीच इजराइल ने एक और ऐसा काम किया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 30 मार्च 2026 को इजराइल ने एक डेथ पेनल्टी लॉ पास किया। ये लॉ शायद दुनिया के सबसे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज में से एक है। इस लॉ के तहत जिसे भी टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस में दोषी पाया जाएगा उसे फांसी दे दी जाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये लॉ सिर्फ वेस्ट बैंक के पैलेस्टीनियंस पर अप्लाई होगा। अगर कोई ज्यूइश इजरायली किसी पैलेस्टीनियन को मारता है तो उस पर यह लॉ अप्लाई नहीं होगा। 2023 में जब से गाजा वॉर शुरू हुई थी तब से लेकर अभी तक बीच में कई बार सीज फायर्स हो चुके हैं, लेकिन जब भी लड़ाई खत्म होने की कगार पर आती है इजराइल कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि वॉर फिर से शुरू हो जाती है और इजराइल के फेवर में अमेरिका भी हमेशा आ जाता है। तो ऐसे में सवाल बस यही है कि ये तबाही आखिर कितने दिन और चलेगी। उम्मीद करता हूं वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। AI मास्टर